नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ यूपी पीसेस के इस चैनल पर। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक करंट की न्यूज सामने आई है, उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। यहां पर अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट 2023 में आपको पता है इसको लॉन्च किया गया था, वो वापस से चर्चा में आ गया है COP16 के अंदर। अब आप कहेंगे ये COP16 क्या है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को कॉम्बैट करने के लिए, उसके विरोध में, उसके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, लड़ाई का मतलब है कि हमें एकजुट होना है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात है। तो हमें किस तरीके से हर देश के अंदर जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकना है, जिस तरीके से डिजर्टिफिकेशन का एक्सपेंशन हो रहा है उसको रोकना है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर है 16। COP16 की मीटिंग चल रही है रियाद में। रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर। वहां पर भारत के द्वारा एक बार फिर से यह मुद्दा उठाया गया है अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का। तो हमें दोनों चीजों के बारे में यहां पर पता करना है कि अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट क्या है, यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है, और प्लस UNCCD की COP16 क्या है। चलिए, यहां पर आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहां पर बात किसके बारे में करी जा रही है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन स्पॉटलाइट एट UN मीट इन रियाद। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए यह क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना चाहिए कि COP16 जो है, अब ये COP जो है वो क्लाइमेट चेंज का नहीं है, UNFCCC का COP नहीं है, ये COP किसका है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD का। ये हो रहा है कहां पर, रियाद के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन, यहां पर ये जो चीजें हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर UNCCD का 16th सेशन कहां पर हो रहा है, आपको पता है 2 से 3 दिसंबर सऊदी अरब के अंदर रियाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर ये सारे फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड के अंदर से ही आपका एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अब जब बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने इस आर्टिकल को भी यहां पर निकाला है। यहां पर आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, इनका एक कथन है। ऐसी लाइंस को ना हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में, अपने एसे आंसर राइटिंग में यहां पर यूज कर सकते हैं। वी डिपेंड ऑन लैंड फॉर आवर सर्वाइवल येट वी ट्रीट इट लाइक डर्ट। अभी भी हमारा सर्वाइवल यानी कि हमारी जो अस्तित्व है वो हमारी भूमि पर निर्भर करता है, हमारा जीवन हमारी भूमि पर निर्भर करता है, मगर हम अपनी लैंड को, अपनी भूमि को केवल डर्ट की तरह, एक धूल की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आप बात करोगे COP16 के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये 2 से 13 दिसंबर कहां पर, सऊदी अरब के अंदर रियाद में ये हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको जो कथन वाले सवाल होते हैं जिसमें स्टेटमेंट लिखा होता है, तो UNCCD के बारे में है ना। अभी मैंने भी कई सारे, आपको इस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस मैंने इसके ऊपर बनाए हैं। कहीं पर भी UNCCD के बारे में कोई भी बात होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच पर काम करता है, यानी कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे काम करता है। ठीक है ना, हर देश को दूसरे देश का सहयोग करना है उसके मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, वहां पर जो भूमि की हानि हो चुकी है, लैंड डिग्रेड हो चुका है, उसको रोकने के लिए। ठीक है, या फिर जो लैंड डिग्रेड नहीं हुआ है, अगर उस पर भविष्य में कभी कोई खतरा है तो अपने सुझाव देना, ये सारी चीजें करना। तो एक कोलैबोरेटिव जो अप्रोच होती है वो UNCCD में के अंदर काउंट होती है। यहां पर आप देख पाओगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर 1992 की बात है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको लिख के भी आपको बताता हूं। यहां पर कहानी शुरू कब होती है, रियो के अंदर 1992 में। ठीक है, हम इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ समिट। बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। अर्थ समिट जो यहां पर 1992 में हो रहा है, रियो डी जनेरियो यानी कि ब्राजील में, साउथ अमेरिकन कंट्री में। वहां पर बेसिकली जो दुनिया भर के देश हैं, अच्छा, इसकी भूमिका 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से बन चुकी है, क्योंकि वहां पर आप देखोगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज को लेके, डिजर्टिफिकेशन को लेके, कहीं से कोई कंप्लेन आ रही है तो कहीं से कोई कंप्लेन आ रही है। हमने बहुत ज्यादा जब प्रकृति का दोहन कर लिया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लिया, तो जब सैटेलाइट के माध्यम से, या हमारे जो जोग्राफर थे, साइंटिस्ट थे, वो जब ये सारी रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओजोन में जो होल है वो देखा गया है, ओजोन की लगातार मोटाई कम हो रही है, तो जब ये सारी चिंता का विषय, एक कहावत होती है ना कि जब पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, तब यहां पर स्टॉकहोम कन्वेंशन हो रहा है 1972 में, और वहां पर ये सब बातें हो रही हैं कि हमें
हमें मतलब विश्व में जो भी देश हैं उन सबको बैठना चाहिए और बैठ के एक मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि कैसे हम ये सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ बातें हो रही हैं। तब जाके 1972 के बाद सबसे बड़ा पृथ्वी सम्मेलन यहां पर जो आयोजित हो रहा है रियो के अंदर, वो 1992 में हो रहा है। ठीक है, याद रखना एजेंडा 21 भी यहीं पर आया है। अब इस अर्थ समिट में मोस्टली तीन जो कन्वेंशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, दूसरा हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को लेकर, और तीसरा यहां पर जो मरुस्थलीकरण होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है, इससे कैसे लड़ा जाए, इसको कैसे कंट्रोल करा जाए, इसके ऊपर। हालांकि यहां पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी बातें हो रही हैं, है ना। तो ये कुछ प्रमुख कन्वेंशंस हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। एजेंडा 21 जो है वो भी यहीं पर ही आया है, ठीक है ना। अब जब ये सारे मुद्दे यहां पर डिस्कस हो रहे हैं तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज को लेकर यहां पर जो फ्रेमवर्क बना वो है UNFCCC के नाम से, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बायोडायवर्सिटी के ऊपर आपको पता है कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी CBD का निर्माण किया गया। वैसे ही यहां पर डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए UNCCD का निर्माण किया गया, राइट। तो UNCCD की अगर नींव की बात करें कब रखी गई है तो वो अर्थ समिट में, रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, 1992 के दौरान, ठीक है। तो पहला बेसिक तो आपको यहीं से पूछेगा प्रीलिम्स में कि कौन से समिट में ये आया है, तो आपको यहां पर ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, जो मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला हुआ है कि नोन एज रियो कन्वेंशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके रिस्पेक्ट में जो सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उसमें एक स्टेटमेंट यही पूछ देते हैं कि ये कौन से कन्वेंशन से आए थे। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो यहां पर रियो के अलावा वॉशिंगटन कन्वेंशन, कोपेनहेगन कन्वेंशन, ऐसा कोई भी आंसर लिखा होगा तो वो सवाल अपने आप गलत हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आप देखोगे 196 कंट्रीज है और प्लस आपका यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल कितनी पार्टीज यहां पर हैं, 197। ये सब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, तो आप कहीं गूगल वगैरह पे, विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ते हैं, वहां में भी अलग फिगर होगा, तो उसमें परेशान मत होइएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट में आप भी जाके देख सकते हैं। तो यहां पर 196 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन, भारत भी इसका सदस्य है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आवर लैंड आवर फ्यूचर। इस बार की COP16 की, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सा है, डिजर्टिफिकेशन वाला, नॉट UNFCCC वाला, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आवर लैंड आवर फ्यूचर, ये इस बार की थीम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी थीम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी भूमि हमारा भविष्य, है ना। तो आसान सी थीम है, याद रहेगी। अब लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी शब्द लैंड आया है, तो ऐसे लिंक करके भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये वाला कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस स्लाइड को रखा है ताकि इसी स्लाइड में बहुत सारी चीजें हमको पता लग जा रही हैं, ठीक है। और यहां पर एक चीज और याद रखनी की पीपल सेंटर्ड अप्रोच है, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ यहां पर हेल्प करनी होती है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं, चूंकि COP16 में भारत के द्वारा जो हमारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, जिसका थंबनेल इस वीडियो में है ना, जो जिस नाम से ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो यहां पर अरावली ग्रीन वॉल जो है ये आपको पता है 2023 की कहानी है। तो 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। अब मुद्दे पे बात करते हैं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है क्या। तो सबसे पहले आपको यह चीज समझनी होगी, वो क्या कि जब हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली दुनिया में अगर बात करें वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। जैसे हमारा हिमालय है वैसे, तो हिमालय से भी पुराने वलित पर्वत हैं ये। तो अब मगर आज पर्वत के नाम पर यहां पर इनको बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स, है ना। इनको क्या बोल रहे हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स, यानी कि ये अब उसका कुछ अवशेष बचा है, क्योंकि इतना ज्यादा इरोजन हो गया वायु के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा, कि अब यहां पर पर्वत खत्म सा हो चुका है। तो अपशिष्ट पर्वत जो बोलते हैं या फिर अवशेष उनके बचे हुए, है ना। तो ये जो अरावली है, यहां पर ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत क्यों है। ग्रीन वॉल का मतलब क्या है, ग्रीन वॉल का मतलब यहां पर यह है कि जो अरावली है उसके अगर पश्चिम में आप देख रहे हो तो वहां पर थार डेजर्ट आपको दिखता है। तो वो थार डेजर्ट जो है वो पूर्व की तरफ अपना एक्सपेंशन ना करे, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। अरावली के केस में हम बात करते हैं तो अरावली के चारों तरफ की बात करें या आसपास की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है, जब यहां पर इनरोचमेंट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, यानी कि अतिक्रमण, है ना।
अजीब सा वहां पर लैंड ऑक्यूपाई करके घर बना लेना, ये बना लेना, बिल्डिंग्स बना लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, अतिक्रमण करना। तो वहां पर लैंड में जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, जो पेड़ वगैरह हैं, उनकी कटिंग करना इलीगल तरीके से। दूसरा, यहां पर देखोगे जो भी यहां पे वाटर बॉडीज हैं या फिर जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत नीचे ले आना, सूख जाना। अब आपको पता है कि जब हम लोग इंडियन मॉनसून पढ़ते हैं तो वहां पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून से दो ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, है ना। अगर इसको डायग्राम में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो जो ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है भारत में, तो इसकी दो ब्रांचेस ये डिवाइड होती हैं। एक तो आपकी अरब सागर की शाखा होती है, अरेबियन सी ब्रांच, और एक होती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। तो अरेबियन सी की ब्रांच जब अरावली पहुंचती है तो अरावली की कुछ लोकेशन ऐसी है कि इसके समानांतर निकल जाती है, तो माउंटेन के समानांतर निकल जाती है, तो यहां पर कोई रेनफॉल नहीं होता। अगर सबसे ऊंचे शिखर की बात कर लें कि यार गुरु शिखर इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वहां पर जो माउंट आबू है तो वहां पर थोड़ी बहुत रेनफॉल होगी क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। अब बे ऑफ बंगाल की अगर ब्रांच की बात करते हैं तो यहां से आप देखोगे बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और फिर दिल्ली के बाद यहां पर राजस्थान, अरावली। ये वाली ब्रांच तो माउंटेन के सामने पड़ती है, तो इसमें तो माउंटेन इसको ऊपर चढ़ाता है, तो ऊपर चढ़ाएगा तो वहां पर कंडेंसेशन होगा। बट यहां पर इस ब्रांच में नमी नहीं बची है, मॉइस्चर की कमी है, तो दोनों ब्रांचेस से जो यहां पर रेनफॉल होनी थी उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई। तो जब उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई तो यहां पर रेनफॉल नाम मात्र की। तो यहां पर देखा जा रहा है कि जो लैंड है, अब उसमें जब पानी नहीं मिल पाएगा, पेड़ भी हैं जो वो काटे जाएंगे अतिक्रमण के कारण, माइनिंग के कारण। तो ये सबसे क्या हो रहा है, अब आप कर रहे हो भूमि का शरण, यानी कि लैंड को डिग्रेड। और वही बढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि वहां पर आप देखोगे कि रेगिस्तान देखने को मिल रहा है। और ये राजस्थान, मतलब जो राजस्थान का पश्चिमी आप हिस्सा देखते हैं, जो रेगिस्तान हम लोग बेसिकली जिसको बोल रहे हैं, उसके और भी कारण है कि हम लोग ट्रेड विंड्स में आते हैं, है ना, ट्रेड विंड्स। तो ये जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं, तो हमारा ये पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग तक आते आते यहां पर इसके में नमी वैसे भी नहीं रहती है, तो वो भी रेनफॉल नहीं होता है। तो कई सारे कारण जब मिला जुला के आप देखोगे तो इस तरीके से यहां पर आसपास मरुस्थल पाया जा रहा है। तो वो मरुस्थल का एक्सपेंशन पूर्व की तरफ ना हो जाए, इस वजह से यहां पर ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात, मैप में देख के इसको समझेंगे कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये आप देख रहे हो तो यहां पर ऐसा प्रपोजल है यहां पर कि 1400 किलोमीटर का, है ना, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं दिल्ली से लेकर, और इस तरीके से यहां पर पोरबंदर जगह है। अब अरावली के अगर एक्सपेंशन की भी बात करें तो अरावली आपको कहां से देखने को मिलता है, गुजरात के अंदर जो आपका अहमदाबाद है वहां से लेकर और आपको दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो वैसे ही पोरबंदर, यहां पर कौन सी जगह मिलेगी, यहां पर पोरबंदर से लेकर, और आप देखोगे यहां पर इस तरीके की एक वॉल बनाई जा रही है, दीवार होती है ना, वो बनाई जा रही है। इस दीवार की जो लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर की है, और इसकी जो ये आप इसकी विड्थ देख रहे हो ना, ये है 5 किलोमीटर के आसपास की। तो सोच के देखो, 5 किलोमीटर चौड़ाई, और उसमें लगाए जाएंगे फॉरेस्ट, उसमें लगाई जाएंगी वहां पे जो नेटिव स्पीसीज हैं, जो वहां की देशज प्रजातियां हैं, जो यहां के क्लाइमेट में आसानी से ग्रो कर सकती हैं, है ना। यह भी बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी प्रजाति का पेड़ यहां पर लगा दोगे तो पता चला वो उगा नहीं उगा, हमारे एक तो फाइनेंस खराब हुआ, पैसे बर्बाद हुए, समय बर्बाद हुआ, दूसरा हो सकता है कि वो दूसरी प्रजाति के लिए इन्वेजिव हो जाए, वो आक्रामक हो जाए, तो और जो थोड़ा बहुत वहां पे वेजिटेशन बचा है वो भी नष्ट हो गया। तो यहां पर किसकी बात करी जा रही है कि जो नेटिव है उन प्रजातियों को यहां पर लगाया जाएगा, ठीक है। आप देखोगे यहां पर जैसे लिखा भी हुआ है कि पोरबंदर टू पानीपत, है ना, तो इतने एरिया को यहां पर कवर करेंगे। और मोटाई आप देखिए, 5 किलोमीटर अगर विड्थ में आप फॉरेस्ट लगाओगे तो सोच के देखो कि वहां की स्थिति कैसी होगी। अब जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है तो प्रीलिम्स में तो आ ही रहा है, मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता है कि प्रीलिम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैव विविधता की हानि के कारण क्या है ना, इस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके सामने। 4 से 5 ऑप्शंस होंगे। अब आपके ऑप्शंस होंगे केवल 1 2 3 3 4 5, है ना, 2 3 4 या सभी। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह करा क्यों जा रहा है, मरुस्थलीकरण को रोकने की बातें यहां पर हो क्यों रही हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप मेरे भाई कहीं पर भी फॉरेस्ट लगाते हो, ठीक है, ऐसे समझना, हर चीज एक दूसरे से लिंक करके समझाऊंगा, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। यह अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे का सरकार का कारण क्या है कि भाई हम कहीं भी फॉरेस्ट लगाते हैं तो सबसे बड़ी चीज यहां पर फॉरेस्ट हमको क्या देता है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है हम उसको अवशोषित कर सकते हैं। और हमारे टारगेट्स भी हैं पंचमित्रा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहां पर पेड़ लगाने, तो पेड़ लगाने का भी काम हो रहा है। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी अवशोषण हो रहा है, उसको सीक्वेस्ट्रेशन करा जा रहा है। इसको आप कार्बन सिंक के नाम से भी बोल सकते हैं, ये कर रहे हैं।
दूसरा, आप सोचो कि इतने सारे फॉरेस्ट लगेंगे, अगर 1400 किलोमीटर में 5 किलोमीटर चौड़ाई, आप इमेजिन करिए वहां पर जब फॉरेस्ट आप लगा रहे हो और ये जो बेल्ट ऐसे देखने को हमको मिल रही है, ये कितने ज्यादा जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास होगी। ऐसी जगह पर तो जानवर रहना पसंद करेंगे। अब आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर लीजिए, जहां पर झाड़ियों में रहना उसको पसंद है। आज संख्या 100 से भी कम हो चुकी है, तो कम से कम वहां पर झाड़ियां होंगी, कुछ ऐसा होगा तो वहां पर जीव जंतुओं की सुरक्षा होगी, प्राकृतिक आवास बनता है तो वहां पर बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको। अब केवल पेड़ देखिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, और दूसरा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी तो करेंगे। तो कितना बड़ा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है। तो एक तरीके से आप अर्थ में दोबारा से उसको लंग्स दे रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट। जब यहां पर आप पेड़ लगाते हो तो अब आप देखोगे कि वहां का टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, रेनफॉल होने के चांसेस हैं। तो रेनफॉल में भी आप देखोगे पेड़ रहेंगे तो यहां पर जो सॉइल है वो उसका इरोजन होने से आप रोक सकते हो, मृदा का अपरदन रोक सकते हो। पेड़ों की जड़ें क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो पानी बरसेगा तो उस पानी के बहाव में मिट्टी बहेगी नहीं। दूसरा, यहां पर आप देखो पेड़ लगा है, कभी ना कभी उससे पत्ती टूट के नीचे गिरेगी। जब पत्तियां टूट के नीचे गिरेंगी तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, फिर डिकंपोजर अपघटक उसका अपघटन करेंगे, तो जो हमारी सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारी सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी। जब हमारी सॉइल फर्टाइल होगी तो यहां पर हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, हम यहां पर हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, हम यहां पर कई तरीके के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एक तरीके से आप यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। एक तो आपने जीव जंतुओं को संरक्षण दिया, दूसरा एंगल आप अपने इकोनॉमी में योगदान कर रहे हैं। यहां पर जब एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करोगे तो लोग एग्रीकल्चर करेंगे, बागवानी करेंगे, वहां पर लोग रहेंगे। फिर इसके बाद जब इतना ग्रीन इलाका है, इतनी ग्रीन बेल्ट आप बना रहे हो 1400 किलोमीटर की, तो ये टूरिज्म भी तो देगी आपको, तो टूरिज्म से भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे जिस तरीके से मैंने बताया ह्यूमस, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, ये सारा पॉइंट भी है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जैसे होता है ना मिटिगेटिंग पॉलिसीज, आप उस पर अपना फोकस कर रहे हैं। अब जो क्लाइमेट चेंज हमने कर दिया वो कर दिया, तो अब हम उससे शमन रणनीति अपनाएंगे ना, कि हम इससे लड़ कैसे सकते हैं। हम उस मरुस्थलीकरण को, और जो भूमि खराब हो सकती थी उसको हमने रोक लिया, एक ऐसी दीवार बना दी कि अब डेजर्ट जो धूल भरी आंधियां हैं वो इस तरफ नहीं आ पाएंगी, यहां का टेम्परेचर और नहीं बढ़ा पाएंगी ईस्टर्न साइड का। तो ये मेन कारण है हमें इस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को बनाने का। जो डिग्रेड लैंड है उसमें हम उपजाऊ कर रहे हैं, उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, और प्लस जो लैंड हमारी फर्टाइल है उसको डिग्रेड होने से रोक रहे हैं। तो यह भी पॉइंट यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो 1400 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चौड़ाई। अब आपको इसमें एक पॉइंट और मेरे भाई याद रखना है कि चूंकि हमारा लक्ष्य भी है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है हमें उसको रिस्टोर करना है, तो हम इसको भी, इस लक्ष्य को भी यहां पर, उसके लिए भी हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो आप सोच के देखो ना यार, 1400 किलोमीटर 5 किलोमीटर चौड़ाई में अगर पेड़ लगाओगे तो कितना लैंड आप रिस्टोर कर रहे हो। तो एक इस टारगेट को भी हम ध्यान में रखेंगे। धूल भरी आंधियां, मरुस्थलीकरण को रोकना, सारे पॉइंट हमें यहां पर अच्छे खासे मिल रहे हैं। लोगों को भोजन मिल रहा है, एग्रीकल्चर मिल रहा है, इसको फूड सिक्योरिटी से आप जोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। एक टॉपिक के अंदर मेंस के कई सारे एंगल मिल रहे हैं, पर्यावरण के एंगल, जैव विविधता का, भूगोल का एंगल, इकोनॉमी का एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको याद रखना है पोरबंदर से लेकर आप देखोगे पानीपत तक, ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। अब ये आपके मन में आ रहा होगा एकदम से ये ग्रेन वॉल दीवार की बात कर रहे हैं, दो इधर मरुस्थल, इधर एकदम फर्टाइल लैंड, बीच में 5 किलोमीटर चौड़ाई के एकदम वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं 5 किलोमीटर चौड़ाई तक। तो ट्रांजिशन फेज भी बहुत लंबा है, कितनी धूल भरी आंधियां 5 किलोमीटर थोड़ी ना क्रॉस करके वहां चली जाएंगी। तो ये आइडिया यहां पर आया कैसे होगा, एक मन में यह भी पॉइंट आता है। तो ये मेरे भाई आइडिया आया अफ्रीकन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से, द ग्रेट वॉल अफ्रीकन। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में अहमदाबाद से अगर स्ट्रेच देखोगे आप इसका, तो ये है दिल्ली तक का इसका स्ट्रेच, है ना। अब जैसे यहां पर एक पॉइंट और बात करने वाला है कि जहां पर 4 स्टेट जो हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होगा, हरियाणा, राजस्थान और आपका दिल्ली और गुजरात, है ना।
75 यहां पर आप देखोगे, जो जैसे मैंने आपको ये बताया कि 1400 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की है। बफर का मतलब ही होता है कि वो चीज जो मरुस्थल है और जो चीज फर्टाइल है उसके बीच में एक ऐसा स्थान ट्रांजिशन कि वो यहां से आने से हम रोक पाए। दूसरा, इसका प्रभाव उल्टा मरुस्थलीकरण पे पड़े, ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखना है। 75 यहां पर 75 जो वाटर बॉडीज हैं उनको वापस से रीजुनिवेट करा जाएगा, है ना, 5-5 हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है यहां पे। दूसरा, आप देखो मैंने वही सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। अब यहां पर बात आती है द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में। जरा इसको ध्यान से समझना, ये भी आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज्यादा, ध्यान से सुनेंगे। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये जो प्रोग्राम है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए 2007 में ये लॉन्च करा गया। किसके द्वारा? अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। जिस तरीके से हमारे जो दिल्ली में अरावली वाला प्रोजेक्ट है उसमें 1400 किलोमीटर की लेंथ है, यहां पर टोटल लेंथ है 8000 किलोमीटर की, है ना, 8000 किलोमीटर्स की। और अगर यहां पर एक लाइन ऐसे लिखी होती है कि ये जो आप 8000 किलोमीटर की लेंथ देख रहे हो, इस लेंथ में अगर इस पूरे में वृक्ष, जो ये फॉरेस्ट 2007 से ये एक्टिव है ना, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सब जानते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? पश्चिमी मतलब जो आपका नॉर्थ और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में कहां पर स्पेसिफिक लोकेशन? तो क्वींसलैंड के पास। तो सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। तो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आप देखोगे नॉर्थ और ईस्ट वाला जो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका 3 गुना एरिया है यहां पर। अब जरा ध्यान से इस मैप को समझो। यहां पर देखो लिखा हुआ है फोकस एरिया, हल्का सा येलोइश, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये वाला जो एरिया मैं ऐसे शेडेड कर रहा हूं, इस वाले एरिया को यहां पर काउंट करा गया है। अब आप कहेंगे ये क्या एरिया है? ऊपर का एरिया आप देखोगे, ऊपर यहां पर ये जो पूरा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, आपको जमीन देख के पता चल रहा है, लाल रेत। यहां पर आप देखते हैं तो आपका जो एरिया आता है, इसी को हम लोग साहिल डेजर्ट, साहिल रीजन के नाम से जानते हैं, ये वाला जो एरिया है। इसी के नीचे जो आप एरिया देखोगे वो है सवाना घास भूमि, और इसके नीचे एरिया आता है रेन फॉरेस्ट। मैं इसका एग्जैक्टली मैप आपको दिखाता हूं। अब आप जरा इस एरिया को ध्यान से देखना। ये आपको सहारा डेजर्ट दिख रहा है, पूरा ये डेजर्टी एरिया है ना, हल्की सी लाल कलर की पूरी रेत है। यहां से याद होगा आपको लोकल विंड्स निकलती हैं, है ना, गिबली, खमसेन, सिरोको, ये सब जाके यूरोप में जो ब्लड रेंज इसको बोलते हैं वर्षा करती हैं। यहां पर निकलती है हरमट्टन, गल्फ ऑफ गिनी के पास। तो यहां पर आप देखोगे ये सहारा मरुस्थल है, यहां पर ये साहिल रीजन है, और ये है सवाना घास भूमि, ग्रीन से बना है। ये आपका रेन फॉरेस्ट एरिया है, बहुत बढ़िया, विषुवत रेखा के पास है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो अच्छी खासी रेन होती है, रोज दोपहर के बाद रेनफॉल होता है, बहुत अच्छी खासी। यहां पर आप देखेंगे सवाना, ये घास भूमि है, फर्टाइल है, अच्छा है। साहिल रीजन जो है ना, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट सहारा का किस पे पड़ रहा है? इस पर, है ना। साहिल रीजन में इसका भी इंपैक्ट है, इसका भी इंपैक्ट है। तो हम बेसिकली जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो आप देखोगे वो क्या करा जा रहा है, इस साहिल रीजन को विकास करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि ये जो मरुस्थलीकरण यहां तक हो चुका है वो आगे बढ़ जाए और सवाना भी इसमें चला जाए। तो बीच में इस तरीके का एक ट्रांजिशन, एक संक्रमण क्षेत्र या बफर जोन यहां पर बनाया जा रहा है। और लगभग आप देखोगे तो सेनेगल से लेकर जिबूती तक, ये भी आपको देश याद रखने, या तो अगर बीच में जो देश है उनकी पर्टिकुलर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, 3-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सेनेगल से लेकर जिबूती तक आपको सब कुछ यहां पर जितना देश है वो सब देखने को मिलेंगे। इसकी टोटल लेंथ, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहां पर है, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेट अफ्रीकन वॉल प्रोजेक्ट। बेसिकली इसका एक नाम भी है, वो भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ होप। आप सोचो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी करंट में चल रहा है, अभी इसके सक्सेस होने के बाद आप सोच सकते हो, हमेशा जब भी पॉवर्टी की बात आती है, हंगर की बात आती है, तो हम लोग अफ्रीकन देशों का नाम लेते हैं। तो यहां पर कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया जा रहा है, सिंबल ऑफ होप, है ना, आशा का एक सूचक, कि यहां पर कितना फूड सिक्योरिटी पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है, क्लाइमेट चेंज यहां का हो सकता है, रेनफॉल अच्छा हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, यहां पर लैंड फर्टाइल हो सकता है, यहां पर लोगों को जॉब मिल सकती है। तो जो ये गृह युद्ध होते रहते हैं, ये बात बात पे वायलेंस होता रहता है, इसको रोका जा सकता है। जो गरीबी है उसको मिटाया जा सकता है। जो भुखमरी से छोटे बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सब ये अपना मतलब डेथ हो जाती है, उसको रोका जा सकता है। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट वर्ल्ड के ऊपर पड़ सकता है।
ठीक है, तो इस ग्रेट अफ्रीकन वॉल प्रोजेक्ट को, ग्रीन अफ्रीकन वॉल प्रोजेक्ट को याद रखिएगा। ऐसा भी है, अब देखो जैसे जो सारे पॉइंट मैंने आपको दिल्ली अरावली वाले बताए, बार बार दिल्ली निकलता है क्योंकि अरावली को इसी से जोड़ा जाता है, तो जो मैंने अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में आपको प्लस पॉइंट बताए थे ना, एडवांटेजेस बताए थे, वो सारे आप यहां पे भी काउंट करोगे कि यहां पर भी जो CO2 है उसका अवशोषण होगा, यहां पर भी रेन फॉरेस्ट बनेंगे, यहां पर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई 250 मिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है उसका अवशोषण यहां पर हो सकता है। भाई 8000 किलोमीटर है, 8000 किलोमीटर, 10 मिलियन के आसपास यहां पर जो ग्रीन जॉब्स होती हैं वो क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो जो भी युवा, जो भी यहां पर जिसको बोलते हैं कि जो इंसान है अफ्रीकन, जो किसी ना किसी दंगे फसाद में, गैंग में, हिंसा में लिप्त हैं, वो सब चीजें छोड़ के यहां पर जॉब्स कर सकते हैं। तो जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं 10 मिलियन के आसपास, 250 मिलियन टन CO2 को अवशोषित कर सकता है। तो बहुत एक सॉलिड प्रोजेक्ट है। लोकेशन के हिसाब से समझिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगी। अब देखिए, ये भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। जब आप गूगल पे डालेंगे हिस्ट्री ऑफ UNCCD तो उसमें ये चीज खुल के आ जाएगी। सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है देखना, 1994 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था और 1996 में ये फोर्स्ड में आ गई, यानी कि सबने इसको अप्लाई, मतलब अलाउ कर दिया, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इकलौता लीगली बाइंडिंग है ना, लीगली बाइंडिंग, बाध्यकारी रूप से ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अब स्टेट PCS में जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो वो भी जैसे UPSC में तो ये उनकी फेवरेट लाइन है, ऐसी लाइन से पूछते हैं वो ऐसा नहीं पूछेंगे कितने मिलियन हेक्टेयर का टारगेट बता दो, नहीं, वो ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉप करेंगे एकदम जो बेसिक है कि भाई ये ट्रीटी या ये जो कन्वेंशन है, ये प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है, ये लाइन लिख देंगे। अब तुमने प्रोटोकॉल में PhD कर रखी होगी बट तुमने इतनी सिंपल सी लाइन नहीं पढ़ी, तो फिर क्या होगा, वहां पर फिर हाथ पैर फूलने लगते हैं, यार ये क्या पूछ दिया, ये तो सब पढ़ के आए थे हम, है ना। कब हुआ, पहली मीटिंग कब हुई, दूसरी मीटिंग कब हुई, आज तक सारी मीटिंग की कटिंग निकाल ली थी, सब कमरे में चिपका ली थी, मगर पूछा क्या उसने, लीगल बाइंडिंग है कि नहीं है। तो याद रखना इस केस में ये लीगल बाइंडिंग है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखो कैसे मिलती हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, सब चीजें कैसे तुम्हें करंट से इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है फैक्ट्स के अलावा। ये जो UNCCD है ये किसको सपोर्ट करता है, इसका लक्ष्य क्या है, SDG गोल नंबर 15, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें गोल नंबर 15। अब दिखाता हूं गोल नंबर 15 क्या है, जरा ध्यान दो। लिखा हुआ है लाइफ ऑन लैंड, ये वही बात है जो UN के सेक्रेटरी आपसे बोल रहे थे। प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और प्रमोट करना सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि भाई प्रोटेक्ट करो अपनी भूमि को, अपने सॉइल को बचाओ, अपने पेड़ों को बचाओ, अगर जो खराब हो चुका है तो उसको वापस से ठीक करने का प्रयास करो और सस्टेनेबल यूज करो। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़ दो, सब मत खा जाओ, है ना, ओवर एक्सप्लॉइट मत कर दो चीजों को। तो ये कहां पर आता है, लाइफ ऑन लैंड की जब बात करते हैं तो वो SDG नंबर 15 है। तो बेसिकली ये किसको सपोर्ट करता है, SDG गोल नंबर 15। ऐसे ही एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है न्यूट्रल रहना, मतलब क्या, नेट जितना खर्च हुआ, जितना हमने कमाया उतना खर्च हो गया, तो न्यूट्रल रहे, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो जितना तुम लैंड से, जो हमारी भूमि है, सॉइल से तुम अपने रिसोर्सेज ले रहे हो, तो कम से कम उसका उतना ध्यान रखना, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा ना हो कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ रिसोर्सेज लेना जान रहे हैं। हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं बट हमें एग्रीकल्चर करने के बाद उसमें पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, हम क्रॉप पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ओवर इरिगेशन कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें जितने रिसोर्स मिल रहे हैं हमें उतना ही रिटर्न लैंड को भी देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो डिग्रेड नहीं होगी, अब जो होना था हो गया, कम से कम अब से ये प्रिंसिपल अप्लाई करो, ठीक है। और जो लैंड डिग्रेड है उसको रिस्टोर करो। मैंने आपको इंडिया का लक्ष्य बताया 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर, इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपको मैंने बताया कि 1992 में जो अर्थ समिट था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, तो उसी में ये आया, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूरोपियन यूनियन, और आप देखोगे 196 हैं तो 197 टोटल पार्टीज हैं यहां पर, ठीक है। पहली मीटिंग कब हुई थी, तो ये इटली में। तो हम लोग बेसिकली इसी पर ध्यान दे रहे हैं, ये सब याद कर लो, पहली मीटिंग कहां हुई, ये मीटिंग कहां हुई। ये मीटिंग पढ़ो, अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा बदलाव अब लाओ स्ट्रैटेजी में।
कब कोई आयोग, किसी स्टेट पीसीएस का आयोग चेंज हो गया और वहां पर उसने कॉन्सेप्ट बेस्ड आपसे प्रश्न पूछने लग गया, फिर क्या होगा? ठीक है, खैर, तो ये था मेरी तरफ से। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। ये क्वेश्चन है कुछ, ये मैं चाहता हूं आप कमेंट करके आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर गुरु शिखर है, शिखर लिखना भूल गए। ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीका संघ द्वारा शुरू करी गई परियोजना है जो महाद्वीप के बिगड़े हुए परिदृश्य को बहाल करने और साहिल के लाखों लोगों के जीवन को बदलने के लिए है। अरावली पृथ्वी पर सबसे पुराने ब्लॉक पर्वत है। कौन से कथन यहां पर सही है? अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में यहां पर क्वेश्चन है, कौन से कथन सही है? हिमालय पर्वतमाला के निर्माण से पहले की है। ठीक है, यह राजस्थान के पूर्व में मरुस्थलीकरण के आगे यानी डिजर्टिफिकेशन के जो एक्सपेंशन है उसको रोकने के लिए एक, जिसको बोलते हैं ना, हडल का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए यहां पर UNCCD कोपेनहेगन सम्मेलन से निकाला गया है ना? तो ये स्टेटमेंट है। इतने से आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। UNCCD को 1994 में अपनाया गया था और 1996 में इसको लागू किया गया था। ये दो क्वेश्चन आपके घटना चक्र में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अरावली से संबंधित। ठीक है, तो बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट, और यहां पर रेजिडुअल माउंटेन किसे कहते हैं? तो 5 क्वेश्चन है, पांचों आंसर एक एक करके 1A, 1 का A, 2 का B ऐसे करके दे दीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगले टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो मेरी तरफ से यह था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, पैटर्न समझ में आया होगा। मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा था कि आपको कैसे करंट अफेयर से चीजें निकालनी है, वो आपके दिमाग तक पहुंच गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग इन द सेंस आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, प्लस आपका एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, माता पिता का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।